Inertia and Newton's first law. Inertia and Newton's first law. सबसे पहले ना मैं इसके ऊपर थोड़ा सा डिस्कशन करना चाहूंगी। अब देखो बच्चों, ये चीज ना बहुत जेन्युइन सी है कि अगर मान लो मैं बॉडी के ऊपर फोर्स ना लगाऊं, भले ये वाले चैप्टर में अभी तक फोर्स इंट्रोड्यूस नहीं हुआ है, बट फोर्स का मतलब तुम लोग जानते हो। फोर्स के बारे में तुम लोगों ने 9th-10th क्लास में भी पढ़ा था। तो ये अब जेन्युइन सी बात है ना, अगर मान लो मैं बॉडी के ऊपर फोर्स ना अप्लाई करूं, अगर बॉडी को एक्सेलरेशन ना मिले तो उसकी वेलोसिटी क्यों चेंज होगी? तो अगर मान लो उसकी वेलोसिटी जीरो है तो वो जीरो ही रहेगी। अगर उसकी वेलोसिटी कुछ है तो उसकी वेलोसिटी वही रहेगी। यही इनर्शिया होता है कि अगर आप बॉडी के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स ना लगाओ तो बॉडी के अंदर खुद से कैपेबिलिटी नहीं है अपने मोशन को चेंज करने की। इसका मतलब अगर आप बॉडी को फोर्स ना लगाओ तो जो बॉडी रेस्ट पे है वो रेस्ट पे रहेगी, और जो बॉडी मूव कर रही है तो जैसे मूव कर रही है वैसे ही वो मूव करती रहेगी। This is Newton's first law of motion, that if no external force is applied, the body state of motion will not change. Why? Because body has the incapability of changing its state of motion without any kind of external force, and this property is known as inertia. हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। तो एक बार जरा सा इसको लिख लेते हैं। तो इनर्शिया क्या है? इनर्शिया की अगर मैं बात करूं, दिस इज द इनकेपेबिलिटी ऑफ अ बॉडी, incapability of a body to change its state of motion on its own, to change its state of motion on its own. जो इनर्शिया है, इट इज नॉट मास, इट डिपेंड्स ऑन मास। ये देखो, जो इनर्शिया है ना, प्रॉपर्टी है, कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। तो यहाँ पर लिख लो, इट इज नॉट अ फिजिकल क्वांटिटी, इट इज अ प्रॉपर्टी। दिस इज नॉट अ फिजिकल क्वांटिटी, मतलब इसके कोई यूनिट्स और डिमेंशंस नहीं होंगे। ये एक फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, आप इसको क्वांटिफाई नहीं कर सकते। ऑल्दो इट डिपेंड्स ऑन मास, इट डिपेंड्स ऑन मास, कि भाई जितना ज्यादा मास होगा ना, उस बॉडी के अंदर उतना ही ज्यादा इनर्शिया होगा, मतलब उस बॉडी के अंदर उतनी ही ज्यादा आलस होगा कि वो अपने स्टेट ऑफ मोशन को चेंज करे। इनर्शिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। और देखो, इसका एक बहुत बड़ी एग्जांपल ये भी है ना, पहले एक बार इसको लिखो फिर समझाती हूँ। यहाँ के सुबह के 6:30 बजे हुए हैं, देखो कितना अच्छा मौसम हो रहा है। हाँ जी, एक अगर मान लो मैं तुम लोगों को एग्जांपल दूं, तो मानो फॉर एग्जांपल यहाँ पर ना, एक तो गाड़ी चल रही है, नहीं, मान लो अगर ये रोड है, ठीक है, यहाँ पर चल रही, मान लो अगर ये रोड है, यहाँ पर चल रही थी इस तरीके से साइकिल, ठीक है, ये इस तरीके से साइकिल चल रही थी, और मान लो यहाँ पर एक बहुत बड़ा ट्रक चल रहा है। अब एकदम से इन दोनों के आगे एक इंसान आ जाए, तो ब्रेक मारने कहाँ पर इजी हो जाएंगे? ब्रेक मारने कहाँ पर इजी हो जाएंगे? ब्रेक मारने यहाँ इजी हो जाएंगे ना, ये जल्दी रुक जाएगा, ये आराम से रुक जाएगा। कि अगर मान लो फॉर एग्जांपल साइकिल ने ब्रेक मारा, ये जल्दी से और आराम से रुक जाएगा, लेकिन ये जो ट्रक है इसको रुकने में भी टाइम लगेगा और इसको रोकना मुश्किल भी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका ज्यादा बड़ा मास है, ज्यादा बड़ा मास है तो ज्यादा बड़ा इनर्शिया है, इसका मतलब इसके अंदर ज्यादा इनेबिलिटी है, ज्यादा इनकेपेबिलिटी है अपने मोशन को चेंज करने की। तभी तो बच्चों इतने सारे ये जो एक्सीडेंट्स होते हैं जहाँ पर लोग सुसाइड करते हैं ट्रेन के आगे आके,
तो तुम्हारे दिमाग में कभी ये नहीं आया कि ट्रेन वाला ट्रेन रोक क्यों नहीं देता है? क्योंकि ट्रेन रोकनी बहुत मुश्किल है। ट्रेन देखो ना, ट्रेन के अंदर कितने सारे डब्बे हैं, हर डब्बे का मास जोड़ो वो ट्रेन का मास है, तो ट्रेन के अंदर कितना इनर्शिया होगा। अब मान लो इतनी लंबी ट्रेन इतने ज्यादा बड़े मास की इस तरीके से ट्रैवल करके आ रही है, भले ही मान लो 10 मीटर पर सेकेंड से ट्रैवल करके आ रही है। अब एकदम से इसके आगे एक इंसान आ जाए, ये कैसे रुकेगा? ये ट्रेन को इतने, जो ड्राइवर है ट्रेन को इतनी जल्दी कैसे रोक देगा कि बस इतना डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद वो रेस्ट पे आ जाए? नहीं, इसका बहुत बड़ा मास है, तो इसके अंदर बहुत ज्यादा इनर्शिया है। इसका मतलब इसको रोकना इतना ज्यादा आसान नहीं है। दैट इज द रीजन, अगर मान लो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ट्रेन है ना और यहाँ पर स्टेशन है, तो ये ट्रेन वाला यहीं से ब्रेक लगाना शुरू कर देता है, बिकॉज इसको अच्छे से पता है कि इसका इतना बड़ा मास है ट्रेन का कि ये बहुत बड़ा डिस्टेंस ट्रैवल करेगी बिफोर एक्चुअली कमिंग टू रेस्ट। समझे? हाँ जी। मोमेंटम के बारे में तो बात ही नहीं है, क्या होता है मोमेंटम अभी तुम्हें पता ही नहीं होना चाहिए, बात ही नहीं है उसके बारे में, क्योंकि वो इंट्रोड्यूस ही नहीं हुआ क्लास में। तो ये मैं बोल रही थी, एक बॉडी का जितना ज्यादा बड़ा मास, एक बॉडी के अंदर उतना ही ज्यादा बड़ा इनर्शिया। अब अगर मान लो मैं यहाँ पर बात कर लेती हूँ इनर्शिया के बारे में ही, तो ये जो इनर्शिया है ना, ये 3 तरीके का होता है। ये जो इनर्शिया की अभी मैंने बात की है, ये 3 तरीके का होता है, ये लिख लो। एक इनर्शिया एट रेस्ट या फिर इनर्शिया ऑफ रेस्ट, एक इनर्शिया ऑफ मोशन, एक इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। एक इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इनर्शिया ऑफ रेस्ट का मतलब जो बॉडी रेस्ट पे है वो बॉडी रेस्ट पे ही रहना चाहेगी। इनर्शिया ऑफ मोशन का मतलब जो बॉडी मूव कर रही है वो मूव ही करती रहना चाहेगी। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन का मतलब जो बॉडी जिस डायरेक्शन में मूव कर रही है वो बॉडी उसी डायरेक्शन में मूव करना चाहेगी। लिख लेते हैं। इनर्शिया ऑफ रेस्ट, अ बॉडी एट रेस्ट, a body at rest would want to continue would want to continue being at rest, being at rest. Inertia of motion, a moving body, a moving body would want to continue moving, would want to continue moving. Inertia of direction, a body moving in a particular direction, a body moving in a particular direction would want to continue moving in that direction, would want to continue, would want to continue moving in that direction. लिखो एक बार ये, फिर इसके ऊपर कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चंस करवाती हूँ। एक भी न्यूमेरिकल नहीं है फर्स्ट वाले टॉपिक में, आज कुछ न्यूमेरिकल, कहीं तुम्हें नंबर गेम का कुछ नहीं दिखेगा। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन भी लिख लो यहाँ पे। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है? इफ नो एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड, if no external force is applied on a body, if no external force is applied on a body, its its state of motion will not change. Its state of motion
हाँ जी, अब ठीक? अब ठीक है ना? अब इसके ऊपर ना देखो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस तो बनेंगे नहीं क्योंकि यहाँ पर किसी भी तरीके के का नंबर गेम तो है ही नहीं। कंसेप्चुअल क्वेश्चंस करते हैं और वो मतलब कंसेप्चुअल क्वेश्चंस बनते हैं वो करवाती हूँ। डन? डन? ठीक है। अब ये देखिए, क्वेश्चन देखिएगा। तो मान लो सबसे पहला क्वेश्चन मैं तुम लोगों को कुछ इस तरीके का देती हूँ। ये सारे तुम्हारे एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स हैं अभी जो कुछ भी मैं करवाने वाली हूँ ना, कि तुम्हें बोला हुआ था कि भाई ये इस तरीके से एक बस थी, ठीक है? ये बस थी, ठीक है? बस जो है वो इनिशियली रेस्ट के ऊपर थी। बस जो है इनिशियली रेस्ट के ऊपर थी। अब क्या हुआ ना, ये जो बस है वो मूव करने लग गई। ठीक है? ये बस जो इनिशियली रेस्ट के ऊपर थी, अब ये जो बस है वो एकदम से मूव करने लग गई। तो तुमसे पूछा हुआ है कि इसके अंदर जो इस तरीके से सीधा खड़ा हुआ इंसान था, वो अगर फॉल करेगा तो आगे फॉल करेगा कि पीछे फॉल करेगा? वेयर विल द स्टैंडिंग मैन, where in what direction will the standing man, in what direction, in what direction will the standing man in the bus, will the standing man in the bus fall? This is the question, कि आगे की डायरेक्शन में फॉल करेगा या पीछे की डायरेक्शन में फॉल करेगा? तो तुम लोग देखो, अभी यहाँ पर जो बस है इनिशियली रेस्ट पे थी, ये जो इंसान है वो भी रेस्ट के ऊपर था, ठीक है? तो इसके पाँव जो बस के साथ कांटेक्ट में है, ऑब्वियस सी बात है वो भी रेस्ट पे थे। अब अगर एकदम से बस मूव करने लग गई तो इसके पाँव, इसके जो पाँव हैं, इसके जो लेग्स हैं, इसके जो फीट हैं, जो बस के साथ कांटेक्ट में हैं, वो आगे चले गए। ये देखो, वो बस के साथ आगे चले गए। उसका तो कुछ नहीं किया जा सकता। इसके जो पैर बस के साथ कांटेक्ट में थे, वो तो आगे चले गए, बढ़िया। ये तो आगे चले गए क्योंकि बस आगे चले गई। लेकिन बच्चों, इसकी जो अपर बॉडी है, इसकी जो अपर बॉडी है, इस अपर बॉडी के ऊपर कोई फोर्स थोड़ी लगा। पैर तो बस के साथ कांटेक्ट में थे तो बस आगे गई, पैर बस के चिपके हुए हैं तो पैर भी आगे चले गए। लेकिन ये जो अपर बॉडी है इसके ऊपर तो कोई फोर्स नहीं लगा। इसका मतलब अगर ये रेस्ट पे है तो ये रेस्ट पे ही रहनी चाहिए। तो अब तुम सोचो, जो तुम्हारी अपर बॉडी है वो रेस्ट पे है। तुम खुद सोचो, जो तुम्हारी अपर बॉडी है वो रेस्ट पे है और जो तुम्हारे फीट हैं वो आगे चले गए, वो तुम्हारे आगे चले गए, तो क्या होगा? ऑब्वियस सी बात है, तुम पीछे की डायरेक्शन में फॉल करोगे। ये जरा सा देखना कि भाई जो अपर बॉडी है वो तो पीछे रह गई और जो लोअर बॉडी है आगे चली गई। सो इन व्हाट डायरेक्शन विल द स्टैंडिंग मैन फॉल? बैकवर्ड्स। कहां पर फॉल करेगा ये? बैकवर्ड्स। सो दिस इज इनर्शिया ऑफ रेस्ट, कि अपर बॉडी के ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा। अपर बॉडी जो यहाँ पर है, इस अपर बॉडी के ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा। तो ये क्या शो कर रही है? इनर्शिया एट रेस्ट। इफ इट इज एट रेस्ट इट विल रिमेन एट रेस्ट। एक और एग्जांपल देखना। अब की बार मान लो कि ये जो बस है ना वो मूव कर रही थी। नाउ लेट अस अज्यूम कि ये जो बस है मूव कर रही थी और एकदम से आके ये रुक गई। अब मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि अगर मान लो इसके अंदर एक इंसान खड़ा है, तो वो इंसान किस डायरेक्शन में फॉल करेगा? मान लो ये इंसान खड़ा है, तो ये इंसान किस डायरेक्शन में फॉल करेगा? सोचो एक बार। बस मूव कर रही थी, एकदम से जो बस है वो रुक गई, ब्रेक लग गई बस को। फॉरवर्ड देख लेते हैं। तो देखो यहाँ पर ये है, एक मैन की अपर बॉडी है जो कांटेक्ट में नहीं है बस के, एक इंसान के, ये जो मैन है उसके पैर हैं जो बस के साथ कांटेक्ट में है। तो अगर बस मूव कर रही थी
तो ये जो इसके पैर हैं वो भी मूव कर रहे थे। अब एकदम से बस रेस्ट पे आ गई तो ऑब्वियस सी बात है इसके जो पैर है वो भी रेस्ट के ऊपर आ गए। ये देखो इसके पैर जो आगे मूव कर रहे थे ग्राउंड के पीओवी से, तो अब वो भी रेस्ट पे आ गए। लेकिन ये जो हमारी अपर बॉडी है, इसको तो कोई भनक ही नहीं पड़ी, इसके ऊपर तो कोई एक्सटर्नल फोर्स ही नहीं लगा। तो अगर ये मूव कर रही है इट विल कंटिन्यू मूविंग ना। ये देखो ये जो हमारी अपर बॉडी है अपर बॉडी विल कंटिन्यू मूविंग। अब तुम खुद सोचो तुम्हारे जो पैर है वो तो रेस्ट पे आ चुके हैं, लेकिन तुम्हारी जो अपर बॉडी है वो मूव करती जा रही है। अपर बॉडी मूव करती जा रही है, जो तुम्हारे फीट है वो रेस्ट के ऊपर आ चुके हैं। तो यहाँ पर जो स्टैंडिंग मैन है कहाँ पर गिरेगा? फॉरवर्ड्स। द मैन विल फॉल फॉरवर्ड्स। फॉरवर्ड्स किसकी वजह से? इसकी अपर बॉडी में जो इनर्शिया ऑफ मोशन है उसकी वजह से। कि इस अब ये जो इसकी अपर बॉडी है ग्राउंड के पीओवी से मूव कर रही थी, इसकी अपर बॉडी पे किसी भी तरीके का एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा, तो ग्राउंड के पीओवी से वो मूव ही करती रहना चाहेगी आगे की डायरेक्शन में। सो अपर बॉडी शोज इनर्शिया ऑफ मोशन। मेक सेंस? हाँ जी, एक बार जरा सा देखिए। वाओ यशिता। नेक्स्ट। ऐसे तो अगर मैं इस पेन को यहाँ पर ऐसे फेंक रही हूँ तो ये भी ग्राउंड से कांटेक्ट में नहीं है, तो ग्रेविटी की वजह से नीचे क्यों आ रहा है? ग्रेविटी इसके ऊपर लग रही है बिकॉज टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। दिस इज नॉट इन कांटेक्ट विद द सेंटर ऑफ अर्थ राइट नाउ, तो नीचे क्यों आ रहा है? ऐसे बेतुके क्वेश्चंस ना थोड़ा सा पहले खुद से भी सोच लिया करो कि क्या ये क्वेश्चन एक्चुअली में पूछने लायक भी है, बिकॉज व्हाट आई एम सेइंग इज हैज नथिंग टू डू विद व्हाट यू आर आस्किंग। आई एम ओनली सेइंग ग्राउंड के पीओवी से ये इसकी जो अपर बॉडी है वो चल रही थी, तो वो चलते ही रहेगी ग्राउंड के पीओवी से, सबके पीओवी से। अगर जैसे मान लो अगर बस के पीओवी से इसकी ये जो अपर बॉडी है अगर ये रेस्ट पे थी, तो बस के पीओवी से इसकी जो अपर बॉडी है वो रेस्ट के ऊपर ही रहेगी। इसको तुम जैसे मर्जी समझ लो, बट तुम लोग कैसे बस के पीओवी को की हेल्प से कैसे डिफाइन करोगे? तुम एक बॉडी के इनर्शिया को अगर तुम लोग नोटिस करना चाहते हो तो तुम फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऐसा रखो ना जहां पर तुम नहीं मूव कर रहे हो। जैसे कि अगर तुम जानना चाहते हो कि बॉडी मूव कर रही है कि नहीं कर रही है, तो अपने आप को रेस्ट पे रखो ना, अपने आप को ग्राउंड पे रखो। तो अगर मुझे जानना है कि इसके अंदर इनर्शिया की वजह से कैसे चेंजेस आ रहे हैं, तो मैं अपने आप को रेस्ट पे रखूंगी ना, अपने आप को ग्राउंड पे रखूंगी। अपने आप को क्या रखूंगी? ग्राउंड पे रखूंगी ना। ये कोई मतलब है? हाँ, ट्रेन हो, बस हो, जो मर्जी हो, ठीक है, किसके अंदर इंसान है डज नॉट मैटर। अब देखना अब की बार क्या हुआ। तो हुआ ये कि इस तरीके से ना एक स्ट्रेट रोड थी, ठीक है, ये गाड़ी है, ध्यान देना, ये गाड़ी है, इस गाड़ी में तुम इस तरीके से बैठे हुए हो, ठीक है, तुम इस तरीके से बैठे हुए हो, दिस इज यू, और ये गाड़ी चल रही है इस तरीके से स्ट्रेट। ये जो गाड़ी है इस तरीके से स्ट्रेट चल रही है, दिस इज मूविंग स्ट्रेट। अब एकदम से मान लो अगर ये गाड़ी टर्न ले ले, ठीक है, समझना, अभी ये तो गाड़ी है स्ट्रेट रोड पे चल रही थी, अभी यहाँ पर ड्राइवर ने देखा कि भाई यहाँ पर तो टर्न लेना पड़ेगा, तो मान लो यहाँ पर राइट हैंड साइड पे टर्न आ गया, ठीक है, इस तरीके से आगे राइट हैंड साइड पे टर्न आ गया, तो ड्राइवर ने सोचा कि फिर ऐसा करते हैं टर्न लेते हैं, तो इसने ऐसे टर्न ले लिया। तो अब तुमसे यहाँ पर ये पूछा हुआ है इन व्हाट डायरेक्शन विल द ड्राइवर इन व्हाट डायरेक्शन विल द ड्राइवर फॉल? इन व्हाट डायरेक्शन will the driver fall? will the driver fall? तुम लोगों ने नोटिस भी किया होगा ये कि अगर मान लो पापा ड्राइवर मतलब पापा अगर ऐसे गाड़ी चला रहे हैं, एकदम से राइट हैंड साइड पे टर्न लेते हैं तो तुम किस डायरेक्शन में फॉल करते हो? एकदम से लेफ्ट हैंड साइड में टर्न लेते हैं तो तुम किस डायरेक्शन में फॉल करते हो? तो तुम देखो ना कि अभी यहाँ पर ये जो गाड़ी है सीधी जा रही थी,
गाड़ी सीधी जा रही थी, तो तुम्हारी जो लोअर बॉडी जो गाड़ी के साथ कॉन्टैक्ट में है, वो भी सीधी जा रही थी। देखो, वो भी सीधी जा रही थी। तो तुम्हारी जो लोअर बॉडी, ये देखो, ये जो तुम्हारी लोअर बॉडी है, जो गाड़ी से कॉन्टैक्ट में है, वो भी स्ट्रेट जा रही है। ये जो तुम्हारी लोअर बॉडी है, वो भी कहाँ जा रही थी? गाड़ी सीधी जा रही थी, तो तुम्हारी जो लोअर बॉडी है जो है वो भी स्ट्रेट जा रही थी। अब बात ये है, गाड़ी ने टर्न ले लिया ना, तो जो तुम्हारी लोअर बॉडी है वो भी तो टर्न लेगी। जो तुम्हारी लोअर बॉडी गाड़ी के साथ कांटेक्ट में है, चिपकी हुई है ग्राउंड के पीओवी से, वो भी टर्न ले रही है राइट हैंड साइड का। अब हुआ ये कि ये जो अपर बॉडी है, इसको तो भनक ही नहीं पड़ी। ये देखो, ये जो तुम्हारी अपर बॉडी है, इसको तो कोई भनक ही नहीं पड़ी। अपर बॉडी के ऊपर किसी भी तरीके का फोर्स लगा ही नहीं, तो अपर बॉडी जो स्ट्रेट जा रही थी, इट विल कंटिन्यू मूविंग स्ट्रेट। तो ये जो अपर बॉडी है, इट विल कंटिन्यू मूविंग स्ट्रेट। इट विल कंटिन्यू मूविंग स्ट्रेट। तो तुम खुद बताओ, तुम्हारी लोअर बॉडी, तुम बैठ के देखो, तुम्हारी लोअर बॉडी को राइट हैंड साइड पे लेके जाओ और अपर बॉडी को ऐसे ही रखो, तो तुम्हें खुद पता लगेगा कि तुम लेफ्ट हैंड साइड पे फॉल कर रहे हो। ये देखो, तो मैं बोल दूंगी, इफ द ड्राइवर विल फॉल, द ड्राइवर विल फॉल in the direction opposite to the turn, in the direction, in the direction opposite to the turn. And what is this? अपर बॉडी ने क्या शो किया? इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, कि अपर बॉडी सीधा मूव कर रही थी, कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा नहीं, तो सीधा ही मूव करेगी, बस लोअर बॉडी राइट हैंड साइड पे चलेगी। तो ऐसा दिखने में लगा कि जो ड्राइवर है हमारा लेफ्ट हैंड साइड पे फॉल कर रहा है। अगर आप, ऑब्वियसली बात, अगर आप अपर बॉडी को सीट से चिपका के रखोगे, तो फिर आप कहीं पे भी फॉल नहीं करोगे, क्योंकि तुम्हारी जो अपर बॉडी है वो भी तुम्हारी सीट से चिपकी हुई है, और फ्रिक्शन की वजह से थोड़ा सा तो इंटरलॉकिंग है ही, लेकिन थोड़ा सा तुम्हें फील तो होगा, बिल्कुल ऐसे फील तो होगा कि तुम्हें थोड़ी सी जान तो लगानी पड़ रही है, टू जस्ट बी, टू नॉट फॉल इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू वेर यू आर टेकिंग द टर्न, इन व्हाट डायरेक्शन यू आर टेकिंग द टर्न। डन। कि अगर कोई भी स्टूडेंट ऐसा है जो मुझसे पढ़ना चाहता है, जीजी मैम से पढ़ना चाहता है, एनडी सर से पढ़ना चाहता है, तो अभी एक बहुत अच्छा ऑफर चल रहा है। चाहे तुम लोग ईयर लॉन्ग सब्सक्रिप्शन ले लो, या फिर तुम महा प्रैक्टिस कॉम्बो ले लो, हमारी एनसीईआरटी बेस्ड टेस्ट सीरीज ले लो, या फिर विक्ट्री 3.0 का बैच ले लो। अगर कोई भी एनरोलमेंट क्वेरी है तो इस नंबर के ऊपर भी कॉल करके अपने डाउट्स को रिजॉल्व कर सकते हो।